आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। आबनाए हुर्मुज़ तो खैर गुज़िश्ता 10 रोज़ से बंद है ही। अब यमनी हूसी मलेशिया ने भी बाबुल मंदब में सऊदी बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। ये इक़दाम बकौल हूसी क़यादत गुज़िश्ता हफ़्ते दारुल हुकूमत सना के एयरपोर्ट की मुसलसल फ़ज़ाई नाकाबंदी और बमबारी के जवाब में किया जा रहा है। ये बमबारी ईरानी एयरलाइन महान की तेहरान से सना आने वाली 10 बरस में पहली परवाज़ के उतरने से पहले हुई, लेकिन मुसाफिर तैयारा बखैरियत दूसरे एयरपोर्ट पे उतार लिया गया। अगर हूसी अपने ताज़ा ऐलान पे अमल करते हैं तो फिर इसका मतलब आसान अल्फाज में ये हुआ कि सऊदी अपना तेल मगरबी बंदरगाह यम्बो के रास्ते भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के बाद से बेशतर सऊदी तेल बाबुल मंदब और नहर सुएज़ के रास्ते ही बाहर जा रहा है। सदर ट्रंप ने हूसियों के ऐलान के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से किसी मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ के लिए राब्ता कायम किया है। उधर आज 10वें रोज़ भी ईरान और अमेरिका के माबैन झड़पें पहले जैसी शिद्दत से जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेशेस्कियान ने मौजूदा हालात को एक मुकम्मल जंगी सूरत हाल करार दिया है। ताहम ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की क़यादत में एक आला सतही वफ़द इस्लामाबाद भी पहुँच गया है। सर, टेंशन का टाइम पहले ही शुरू था, अब मज़ीद टेंशन का टाइम शुरू है। बाबुल मंदब से रोज़ाना सऊदी अरब तकरीबन 4.5 मिलियन बैरल यानी 45 लाख बैरल रोज़ाना हाँ। वहाँ से गुज़रता है। अच्छा, अब हालांकि यहाँ पर अमेरिका ने जंग मुसल्लत की है, इज़राइल ने जंग मुसल्लत की है, हमारी हमदर्दियाँ ईरान के साथ ही रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा मूव है, अभी तक तो चले नाकाबंदी का ऐलान किया है, हम देखेंगे कि क्या बाकायदा किश्तियों पर हमला भी होता है, कब तक होता है, किस किस्म की शिद्दत का होता है, लेकिन ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान को जो तेल आ रहा था सऊदी अरब से, वो इनकी मगरबी बंदरगाहों से ही आ रहा था, यम्बू से आ रहा था। अगर यहाँ पर नाकाबंदी पड़ती है तो अगर आपका ख्याल है कि अभी चीखें निकल रही हैं तो सर गेम तो हम ख़त्म हो जाएगा। अगला हमारा यही है कि पाकिस्तान ये लड़ते रहें यार, चलो ठीक है, और ईरान, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो LNG और तेल 28 फरवरी से लेके और लास्ट जंग बंदी के दरमियान थोड़ा बहुत हमें मिलता रहा और हम बुहरान से बचे रहे। अब क्या सिनेरियो होगा, और अगर तेल और LNG मिले भी खुशकिस्मती से तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो नया मैकेनिज़्म है किस कीमत पे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, यही हमारा अगला मौजू है। शाहज़ेब जिलानी साहब जी, वसत, जिस तरह हम ये खित्ते में जंग को कवर करते आ रहे हैं, अभी भी हमें पता है कि ईरान पे बमबारी हो रही है, वो भी जवाबी हमले कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो आम आवाम है वो ये देख रही है कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज होती जा रही है पेट्रोल के हवाले से, कीमतों के हवाले से, वो उसे रोज़ाना एक पेट्रोल बम के तौर पे देखते हैं। जब जेब पे फर्क पड़ता है तो सबसे ज़्यादा कंसर्न ये होती है कि हमारा गुजारा कैसे होगा। आपको याद होगा जुम्मे को जो हमारा वीकली फोन इन प्रोग्राम होता है उसमें भी हमें कई कॉल्स महसूस हुई, बहुत लोग परेशान इस बारे में कि वैसे तो चले हम कुछ प्लानिंग कर लेते थे आगे पीछे, लेकिन अब हमें रोज़ सुबह उठ के चेक करना पड़ेगा कि दाम क्या है, महंगाई कहाँ जा रही है। तो अब आपको याद होगा कि मार्च में हमारे यहाँ पेट्रोल जो है वो 266 रुपये फ़ी लीटर था। 3 अप्रैल वो दिन है जब 558 रुपये तक वो जा पहुंचा, बिल्कुल एक स्काई रॉकेट हुआ। उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा कि जी हम टारगेटेड रिलीफ दे रहे हैं, और दाम हमने देखा कि कुछ नीचे भी आए, लेकिन ये रिलीफ आर्जी साबित हुआ। और किसी ज़माने में याद होगा कि माहाना तय होती थी तेल की कीमतें, फिर 2 हफ्ते में तय होती थी यानी 15 दिन में, फिर हफ्तावार हो गया, और अब ये कह रहे हैं कि ये रोज़ाना की बेसिस पे होगा। हम जानते हैं कि एक आलमी बुरान है, दुनिया भर इफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान की भी सिचुएशन हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं नहीं, यहाँ पर हमारे पास इतना बैंक में पैसा पड़ा होता है कि हम किसी भी दाम पर ख़रीद लें। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इससे हम में से कोई इनकारी नहीं है, लेकिन जी
कह रहा था कि इस वक्त जो मैंने जहां तक देखा है पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस सबसे ज़्यादा हैं। जी। अगर हम भारत से कंपेयर दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो जंग जो है वो तो ज़ाहिर सबको अफेक्ट कर रही है। हमारे यहाँ लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया था, कुछ उन्होंने सोचा नहीं है कि वो आवाम को क्या रिलीफ दें। एक छोटी सी बात मैं सिर्फ ऐड करता चलूँ कि ये जो हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस हैं इसमें सबको वैसे पता भी है लेकिन रिपीट करना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे लेवीज लगाती है जो हम जो फी लीटर हम पे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे 105 रुपए फी लीटर हम दे रहे होते हैं सरकार को कस्टम्स ड्यूटी कीमत में। उसके अलावा पेट्रोलियम लेवी अलग हम पे करते हैं। साथ ही हम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है वो पे कर रहे होते हैं और फिर कहीं कहीं पे इनलैंड फ्रेट चार्जेस जो हैं वो भी लगते हैं। ये सब एक तरह की आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सटॉर्शन है जो सरकार जबरदस्ती आपसे ले रही होती है क्योंकि आपने गाड़ी चलानी है, आपने डीजल डालना है, आपने पेट्रोल डालना है। तो इससे पहले कि हम मजीद इस पर बात करें मैं ये चाहूँगा कि हम सनाउल्लाह खान को ले आएँ प्रोग्राम में। डॉन के साबिक हमारे साथी हैं, सीनियर सहाफ़ी इन चीज़ों को कवर करते रहे हैं। सनाउल्लाह अगर ये एक्सप्लेन करें हमारे देखने वाले सुनने वालों के लिए। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये फैसले कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वो प्रोसेस क्या है। अगर वो पहले समझा दें तो फिर शायद लोगों को भी समझ में आए कि सरकार के पास वाकई कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ये बुनियादी तौर पर अगर आप 28 फरवरी के बाद देखें तो तकरीबन 4.5 माह से ज़्यादा अरसा हो गया इस पूरा जो क्राइसिस है। इसमें कुछ अरसा ब्रेक ज़रूर आया था लेकिन क्राइसिस उसी तरह मौजूद है। जहाँ तक आपका सवाल है कि फ़ैसले कहाँ पे होते हैं, आप हैरान होंगे अभी तक ये क्लियर ही नहीं है, ना मीडिया को क्लियर है ना पब्लिक को क्लियर है कि फ़ैसलों का तरीकाकार है क्या। फरवरी से कबल जब 15 दिन के लिए तय किया जाती थी प्राइसेस तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्योंकि टैक्सेशन मेयर को देखती है और प्राइम मिनिस्टर उसकी हतमी मंजूरी देते हैं। अगर प्राइस में कोई रद्दोबदल करना हो तो फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट इतना आ रहा है और हुकूमत पास ऑन नहीं करना चाहती तो टैक्सेस में रद्दोबदल किया जाता था। लेकिन इन्होंने जो IMF के साथ नेगोशिएशन किए वो बड़े क्रूशल थे और मैं खुद ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ पाकिस्तान ने जो 24-25 IMF के प्रोग्राम लिए, ये वाला जो प्रोग्राम है जो इस वक्त जारी है ये पाकिस्तान का हिस्ट्री का सबसे सख्त प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम की वजह से इस मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आया पहली दफ़ा जो 38% तक भी गया और अगर इसको आप IMF प्रोग्राम के बाद से लेकर अब तक एक कंबाइंड इन्फ्लेशन देखिए तो ये 100% से भी ज़्यादा है। इसका इम्पैक्ट भी आया, उसमें टैक्सेशन बड़ा मैयर था और ये तय किया गया कि 80 रुपये पर लीटर जो है PDL लिया जाएगा पेट्रोल पे, डीजल पे और बाकी जो हाई ऑक्टेन है बाकी जितने भी हैं। और बाद में फिर एक पिछले साल ये किया गया, इसको ओपन कर दिया गया कि इसको आप जिस लिमिट तक ले जा सकते हैं और ये पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया हुकूमत को कि आप जनाब जो करना चाहते हैं कर लें। और सिर्फ इसमें नहीं है, फिर क्लाइमेट लेवी भी आ गई, बाकी चीज़ें भी आ गई। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आपके जो दुनिया भर में होता है रेगुलेटरी जो इदारे होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको खुद मुख्तियारी दी जाती है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जितने भी रेगुलेटर हैं, आपका नेपरा है, आपका ओगरा है, आपका SCCP है, आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पेमरा है, ये तमाम के तमाम आपको पता है किस तरीके से चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट करनी होती है और प्राइम मिनिस्टर ने तमाम उनकी तनख्वाहें बरात अप्रूव करनी होती हैं, तो फिर किस तरह वो इदारा जो है चल सकते हैं। और बदकिस्मती ये इस हुकूमत ने आने के बाद ओगरा का जो चेयरमैन है जो एक प्राइवेट मेंबर होता है, प्राइवेट तौर पर उसको सिलेक्ट किया जाता है, वो जनवरी में उसकी मुद्दत पूरी हो गई। अब पहली दफ़ा ये हुआ कि हुकूमत ने ओगरा के चेयरमैन का ओहदा जो है एक 22 ग्रेड के सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया। उसमें एक शख्स जो है कोर्ट में चला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वो एक्ट के खिलाफ वर्जी थी। आप हैरान होंगे, हुकूमत ने उसको रेक्टिफाई करने की बजाय ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उसको अकोमोडेट किया, उस कानून में तरमीम कर दिया ऑर्डिनेंस के जरिए रातों रात। और उसमें ये शिक डाल दी कि हुकूमत चाहे तो किसी भी हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट को भी ये चार्ज दे सकती है। आप अंदाज़ा करें, और ये पिछले 1 महीने के अंदर हुआ है। तो इस तरीके से निज़ाम चल रहा है। अब जो नया निज़ाम लाया जा रहा है, एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत चाहती क्या है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही खुद भी कि करना क्या है, इन प्राइसेस को और इसको सप्लाई को किस तरह बेहतर करना है। शुरू में ये पॉलिसी इख्तियार की गई, 15 दिन से एकदम वीकली पे चले गए। वक्फा ले लें। ब्रेक से पहले सनाउल्लाह आप कह रहे थे कि हमारे मुल्क में जो ओगरा जो इदारा है रेगुलेटर, यानी कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो सरकार के मुताबिक तय करेगा पेट्रोल और डीजल के नर्ख, वो
इम्पार्शल या इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है, उस पर सरकार की बड़ी छाप है। जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की हुई हैं। थोड़ा बताएंगे कि वो क्यों क्यों उस पर एतमाद हम नहीं कर सकते कि वो इंडिपेंडेंट फैसले करेगा, ताकि डी रेगुलेशन अगर होती है तो वैसे तो वो अच्छी बात है, लेकिन इस हमारे मुल्क जैसे मुल्क में इट वोंट वर्क दैट वे। देखिए, जो रेगुलेटर्स की जिम्मेदारियां होती हैं, और हमने पूरी हिस्ट्री है ये तो इसकी देखी है कि पाकिस्तान में हमेशा जो है रेगुलेटर वही करता है। अगर आप नेपरा में देख लें, नेपरा में जो डिसीजन हुकूमत ने करना होता है वो नेपरा को पॉलिसी गाइडलाइन दे देती है। और यहाँ भी जो आपके लिए आज ब्रेकिंग खबर है, ओगरा को आज कैबिनेट ने पॉलिसी गाइडलाइन दे दी है। इसका मतलब है कि हुकूमत ने सारा जो अपनी जिम्मेदारी थी कि जो लान तान उनके ऊपर होता था, उन्होंने आज ओगरा पे डाल दी है। और उस पॉलिसी गाइडलाइन में ये तय किया गया है, ओगरा को ये कहा गया है, ये पॉलिसी गाइडलाइन बाउंड होता है। ये तमाम रेगुलेटरी इदारे जो होते हैं उनमें कानून में ये डाल दिया गया है कि हुकूमत जो भी पॉलिसी गाइडलाइन देगी, चाहे प्राइसेस में रद्दोबदल के हवाले से है या इंक्रीज करने के हवाले से है, टैक्सेस के हवाले से है, वो अथॉरिटीज जो भी अथॉरिटीज है वो बाउंड होगी। और इसको आप इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। और पाकिस्तान में जब तक इन रेगुलेटर इदारों की अपॉइंटमेंट जो है वो जुडिशल कमीशन के पास या पार्लियामेंट के पास नहीं जाती, उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर तमाम तैनातियां कर रहा हो, तो वो कैसे इंडिपेंडेंस हो सकती है? सही बात। अच्छा, मैं सना यहाँ पे जरूरी बता दूं, पॉलिसी गाइडलाइन जो दी गई है उसमें कहा गया है कि अब तो प्राइसेस जो है रोजाना की बुनियाद पर ओगरा तय करेगा। हुकूमत का जो फैक्टर होगा, जो टैक्सेस का फैक्टर होगा, अगर उसमें कोई रद्दोबदल होगी तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन होगी, उसके बाद वो नोटिफाई करेगा। और आज इसमें जो है वो पहला दिन है जो रोजाना की बुनियाद पर होना है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये अच्छा सनाउल्लाह, 2 दिन क्योंकि सनाउल्लाह सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि रोज़ाना प्राइसेस सेट हों। हमें भारत में भी होता है, कई मगरबी ममालिक, अमेरिका, कनाडा में भी यही होता है, बल्कि वहाँ पर तो रोज़ाना आप देखते हैं कि हर पेट्रोल पंप की एक मुख्तलिफ कीमत होती है। लेकिन 2 चीज़ें इसके लिए लाजिम हैं। एक तो जैसे आपने अभी बयान किया, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर। यहाँ पर इससे बरक्स है कि हुकूमत ही रेगुलेटर्स को रेगुलेट कर रही होती है। और दूसरी जो इसमें शिक है, अगर आप कहना चाहें, वो है कि आपकी मार्केट अगर 100% फ्री ना हो तो कम से कम 80-90% तो फ्री हो। यहाँ पर मार्केट कितनी फ्री है कि जो वसत आप अभी कह रहे थे कि जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उन्होंने है जिसमें आप ये सोच ही नहीं सकते कि ओगरा में बैठे या मिनिस्ट्री में बैठे या हुकूमत में लोग बैठे ऑयल कंपनियों के साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ राब्ते में ना हो। ये मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट। फिर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है कि रोजाना की बुनियाद पर आप जैसे अंदाजा हो जाता है कंपनियों को, पेट्रोल पंपों को, कि आज कीमतें बढ़ रही हैं और वो उसकी यकीनन उसको फिर उसकी जो सप्लाई है वो रोक देते हैं। और ये होता रहा है, आज भी हो रहा है, क्योंकि आज भी कई शिकायतें आई हैं कि पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। अगर कीमतें कम हो रही हैं तो वो फिर उसके अलहदा मसले हैं, फिर वो परचेज नहीं करते हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तान में मसाइल हैं जिसमें इस पूरे सिस्टम को फौरी तौर पर इस क्राइसिस की पोजीशन में नाफिज करना मेरे ख्याल में ये अवाम के लिए बेहतर नहीं होगा, और ना लिए ना मार्केटिंग कंपनी के लिए। जो इन्वायरमेंट है वो हमने देखा है इस सारे सेक्टर भी 25 साल से कवर कर रहा हूँ, इससे मजीद क्राइसिस खड़ा होगा। और वो आपको जुमे को जो इन्होंने किया है उसके बाद आपको नजर आया है आज मुल्क के कई हिस्सों में पेट्रोल की और डीजल की किल्लत है, पंप बंद पड़े हैं क्योंकि प्राइसेस बढ़नी है, 10-20 रुपए पर लीटर इंक्रीज आना है। तो वो उसकी वजह से ये सारी चीजें मैनेज करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका में या वेस्ट में आप जहाँ बात कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई कंपनी या कोई पंप जो रेगुलेटर के या तय शुदा हुकूमत के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो उनके कपड़े तक बिक जाते हैं और उनको फिर जिंदगी में कारोबार करने की इजाजत नहीं होती। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन हैं, आप समझते हैं किसी पे इस किस्म की पाबंदी लग सकती है? आज भी पाकिस्तान में जो एक सर्वे आया है 50% से ज्यादा पेट्रोल पंप जो हैं उनके जो गेजेस हैं वो सही नहीं है, लोगों को कम पेट्रोल दिया जाता है, चोरी की जाती है। किसको सजा मिली है? इसका पंप बंद जो बात है के मामला ठीक किए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें ना इस क्राइसिस में मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं था। जब स्मूथ सारी चीजें हो जानी थी, अल्लाह करे जल्दी हो, उसके बाद मेरे ख्याल में डीरेगुलेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए था और उसके लिए पूरी कंसल्टेशन भी चाहिए थी। आपको पता है अनाउंसमेंट के बाद
जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है और डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल करने का ऐलान किया था और आज अली परवेज मलिक ने उनको सबको बुलाकर जो है उनको पता नहीं क्या लालच दे के उनको मनाया और उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ली है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर देखें हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, अगर अफगानिस्तान देखें, इंडिया देखें, बांग्लादेश देखें, वहाँ पर भी क्राइसिस आया, बल्कि वहाँ तो खाम तेल की पैदावार ही नहीं है, गैस की पैदावार इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अगर योमिया आपका तेल की जो कंजम्पशन है वो 4.5 लाख से 5 लाख बैरल है, तो इंडिया में इससे कहीं ज्यादा है। उसमें से 20% तो पाकिस्तान में भी पैदा होता है, पाकिस्तान की भी प्रोडक्शन है। प्रोग्राम है कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम, दूसरा जो हुक्मरान तरह चला रहे हैं बैलेंस शीट देख के चलाते हैं, पब्लिक को देख के नहीं चलाते। इंडिया ने अगर 4-4.5 महीने में 4-5 रुपए लीटर इजाफा किया है, बांग्लादेश ने 10 रुपए किया है और अफगानिस्तान ने जो बिल्कुल कंगाल मुल्क जिसको हम कहते हैं, उन्होंने 4-5 से 10 रुपए लीटर इजाफा किया है, तो हमने तो डबल कीमतें कर दी। तो बहुत सारी जब हुकूमतें होती हैं, रियासत मैं हमेशा कहता हूँ माँ की तरह होती है। तो देखें आप हुकूमतें जो है ना अवाम पर उतना ही बोझ डालती है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने खबरें देखी होंगी, पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं और ये मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जिस तरह कंपनी को चलाया जाए। ये बैलेंस शीट को देखकर और IMF का जो फिस्कल फ्रेमवर्क है उसको देखकर आप डिसीजन कर रहे हैं। इस तरह तो जो रियासतें जो है नहीं चलती। अगर इंडिया ने भी और बाकी मुल्कों ने भी यही किया होता तो वहाँ क्या हालत होती। आपको ये कम से कम कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए था, अपनी फिस्कल पोजीशन को भी देखकर और लोगों की भी जो कैपेसिटी है, लोगों की जो हालत है इस मुल्क में महंगाई की वजह से, बिजली गैस के रेट्स की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, उन पर इतना ही बोझ डालना चाहिए था जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आप फिर दोबारा से अगले ये जो आज हमारी बातचीत हुई है मुख्तलिफ लोगों से, फिर वो जो एक कफायत शायरी का जो एक जिन इन्होंने नाफिज किया था वो फिर नाफिज करने जा रहे हैं, जिसमें दफातर 3 दिन मजीद बंद होंगे, 1 दिन जुमे को फिर छुट्टी दी जा रही है, मार्केटें बंद होंगी, बाकी जो पेट्रोल था अलाउंसेस जिसको ये कहते हैं, एक ड्रामा किया था कि सरकारी फ्यूल में 50% और गाड़ियों में 60% जो है वो आप ग्राउंड कर देंगे, तो वो नज़र कहीं भी नहीं आया। अब दोबारा से वो एक जो है आइंदा 1-2 रोज की अनाउंसमेंट की जा। ठीक, पूरी तस्वीर तो खींच दी। देखो बजाते खुद डीरेगुलेशन कोई बुरी बात नहीं है, इसके कई फ़वाइद भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्या कहते हैं ना शराइत और ज़वाबित लागू हैं। यार यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है उस कार्टेलिज्म का नाम है, कार्टेलिज्म का नाम, तो कहाँ से वही तो वो शराइत ज़वाबित यहाँ पर लागू नहीं कर सकते ना। मसला कहने का मकसद ये है कि बात तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। बात तो आप समझ गए होंगे। सनाउल्लाह को मैंने इसीलिए आज जहमत दी, मैंने कहा यार आप इतना सालों से ये देख रहे हैं, टोपी ड्रामा कह लें जो भी कह लें, तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि खुल के एक्सप्लेन कर दिया। हमारे यहाँ जो हमारे जो देखने वाले सुनने वाले जो सर खुजा रहे थे ना कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उससे क्लियर हो गया कि जो हमारे यहाँ ब्लू पासपोर्ट वाली अशराफिया है वो ग्रीन पासपोर्ट वाले पे ही अपना बोझ डालेगी ना, तो वो ऐसा ही। अच्छा पता है शाहजेब, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको आदत हो जाती है ना आवाम पर बोझ डालने का, तो आपको ये नहीं पता रहता कि लिमिट क्या है चीज़ों की। और अगर हम पड़ोस में देखें, जो हम अभी जाके देखेंगे, तो लग रहा है कि लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए कि वो ना सिर्फ आदी हो जाए, लेकिन वो कहें कि यार अब इससे ज़्यादा तुम हमारे साथ वैसे भी क्या कर सकते हो। इसके काफ़ी संगीन नताइज हो सकते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। दिल्ली के मरकज़ी इलाके जंतर मंतर में पुलिस ने शाम गए काकरोच जनता पार्टी के भूख हड़ताली स्टेज को तोड़ डाला। हज़ारों नौजवानों ने रुकावटें तोड़ के लोकसभा की इमारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। जम के मुजाहिरीन की मारपीट हुई और काकरोच जनता पार्टी के मुंतज़मीन समेत 20 गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन नौजवानों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अब तक। मैं 16 साल का हूँ। मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे मतलब सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल।
छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है, पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। इनफैक्ट हमने तो वोट भी किया था मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन अब लगता है शायद कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई थी। शायद उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पता है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बैठे हुए, ठीक है हमारा तो हो चुका है, बट एटलीस्ट हमारे बच्चों का बेटर फ्यूचर हो, इसलिए वो लोग वहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। जवाब है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। जब आप पूछेंगे कि हमारे बच्चों के फ्यूचर क्या होगा, आपको सामने से आके बोलेगा जय श्री राम, ले लो लॉलीपॉप। याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट हर एक प्रोपेगेंडा से फेल हो जाता है, वो आपके सामने धर्म का प्रोपेगेंडा लाके खड़ा कर देता है और आप लॉलीपॉप ले लेते हो, आप चूसने लग जाते हो। मत चूसिए। आप हिंदू या मुसलमान आपके बेटे बेटियों का फ्यूचर नहीं देखेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस जो भी लोग ये कहते हैं ना सीजेपी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, सीजेपी के अंदर बहुत सारी एंटी नेशनल तत्व हैं, देख लो कितने एंटी नेशनल यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख लो। अगर आप कहते हो ये एंटी नेशनल है तो एक बार ढंग से देख लो। कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। घर छोड़ के आया हूँ। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। ये देख लो भाई, मैं खुद आरएसएस का मेंबर हूँ। मेरे पापा मेरे को कहते कि मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है। तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए, तेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है। लेकिन मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर ये दिल, मैं 2 भाई हूँ, आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे, अपने बच्चों के आप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर, मेरा बाप है, मेरे को पता है। ये लेवल है जनाब नौजवानों के गुस्से का। हज़ारों मुजाहिरीन भारत के मुख्तलिफ इलाकों से कई रोज़ से दिल्ली में बराजमान हैं। वो मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जिनके दौर में मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमतों के इम्तहानात के पर्चे कम अज़ कम 93 बार लीक हुए, 93 टाइम। मुजाहिरीन में आम तासुर ये है कि तालीम पर भी माफिया का कब्ज़ा हो चुका है और पर्चे लीक करने के करोड़ों रुपए के कारोबार के डांडे ऊपर तक जाते हैं। अगर सरकार तालीमी और इम्तहानी इस्लाहात में संजीदा होती तो नौजवानों को दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में जमा होने की ज़रूरत काहे को पड़ती। अब तक पर्चे लीक होने के सदमे में मुल्क भर में 20 से ज़ायद नौजवान ख़ुदकुशी कर चुके हैं। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक़ में मुल्क के एक मायानाज साइंसदान और माहिर तालीम सोनम वांगचुक 22 रोज़ से तादमे मर्ग भूख हड़ताल पे हैं। उन्हें 2 रोज़ पहले पुलिस ने छापा मार के ज़बरदस्ती एक अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी अहलिया के मुताबिक सोनम की भूख हड़ताल जारी है। सोनम की जगह कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमा और मुतअद्दिद तलबा व तालिबात ने तादमे मर्ग भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब से हज़ारों नौजवानों ने जंतर मंतर पे धरना दिया, तब से अब तक हुकूमत का कोई भी अहम नुमाइंदा भूख हड़तालियों या मुजाहिरीन से आके नहीं मिला। अलबत्ता आज मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने 2 नौजवान नुमाइंदों से अपने दफ्तर में मुलाकात करके मुतालबात की फ़हरिस्त वसूल की, लेकिन मोदी हुकूमत इस मामले पे मुसलसल चुप्पी साधे हुए है। बेशतर मीडिया भी जंतर मंतर धरने की रिपोर्टिंग और तस्वीर सेंसर करके दिखा रहा है। गुज़िश्ता 20 रोज़ के दौरान मुतअद्दिद सियासी जमातों के दर्जा दोम के रहनुमाओं ने नौजवानों से यकजहती के लिए जंतर मंतर आके खिताब किया। सिवाय आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल, मोदी मुखालिफ हिज़्ब इख्तिलाफ की बेशतर सफ़े अव्वल की क़यादत ने यहाँ आने से गुरेज़ किया। ज़्यादातर ने वीडियो पैगामात के ज़रिए हिमायत पे तकिया किया और बहुत सो ने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल ख़त्म करने का मशवरा भी दिया। लेकिन फ़िल्मी सनत से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद सरकर्दा शख्सियात ने जंतर मंतर कैंप में आके यकजहती ज़ाहिर की। उनमें अदाकार प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, हिदायतकार विशाल भारद्वाज और शबाना आज़मी भी शामिल थे। मैंने और जावेद अख्तर साहब ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी
कि आप सिर्फ सोनम सर से एक डायलॉग इनिशिएट करिए, सुनिए तो सही है कि वो क्या कह रहे हैं, और हम जो है प्रेस के पास नहीं जाएंगे, हम आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कोई जवाब आया, तो उनका हमारे पास जवाब आया उनके ऑफिस से कि 2 दिन में आपको जवाब आ जाएगा। हम वेट करते रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तब मैं यहाँ आई हूँ और ये पूछने के लिए आई हूँ इन सब साथियों के साथ कि ऐसा क्या मांग लिया है, ऐसा क्या आप जो है इस पूरे जो है मिशन को उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये लोग तो जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन अदाकारा सोनी राजदान, सोनाक्षी सिन्हा, जीनत अमान और नसीरुद्दीन शाह जैसी शख्सियात ने वीडियो पैगामात भी जारी किए। नसीरुद्दीन शाह पहुंच भी गए थे। अब पहुंच गए। ये जो है ना यार, अब देखिए हम बात कर रहे हैं भारत की, लेकिन ये बहुत जगह अप्लाई होता है। हाँ। हमारे यहाँ भी अप्लाई होता है। पूरे साउथ एशिया का मसला, उससे आगे का भी है शायद। कुछ हुक्मरान ऐसे होते हैं जिनको ईमान होता है कि वो हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, कम से कम उनका बिहेवियर ऐसे होता है, क्योंकि जो ताकत है ना यार, पावर एक नशा है और वो आपको इंसुलेट भी कर देती है। मैं पावर में हूँ, वो सच सामने में कहेंगे कि सर ऑल इज वेल, शाहजेब मुझे कहेंगे कि सर तुसी ग्रेट हो, प्रोड्यूसर कान में बाद में बोलेंगे कि सर इनकी टेंशन वेंशन लेने का नहीं है, हम इनको टाइट कर देंगे। अब मसला ये है कि आप एक स्क्रू को एक हद तक ही टाइट कर सकते हैं ना यार, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करो तो वो पेचकस ही एकदम टूट जाता है, राइट। अच्छा, हमने इसकी कितनी मिसालें दी हैं, लिखी हैं। एक इशू होता है जो बताते खुद कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार, पेपर लीक होते रहते हैं, ये हम जानते हैं, यहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं यार। लेकिन वो इशू एक कैटलिस्ट बन जाता है ना, वो एक चिंगारी की तरह, राइट। आप बांग्लादेश की मिसाल देखो, फड्डा कहाँ शुरू हुआ? जॉब कोटास। कितने जॉब से यार? 300 से कम होंगे, 20% कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था वो जॉब कोटा। दैट वाज नॉट द इशू। मसला था उसके पीछे जो मसले हैं, जो इन लाइन में मसले लगे हुए हैं ना यार। आप नेपाल की मिसाल दें, अब बड़ी बात होती है नेपाल में ये हुआ, नेपाल में क्या था यार, वो इश्यूज कोई नए नहीं थे, वो दिहाइयों पुराने इश्यूज हैं। मसला कहाँ से शुरू हुआ? जब आप भी, एक मजदूर का बच्चा भी इंस्टाग्राम पर है और एक मंत्री का बच्चा भी इंस्टाग्राम पे, और वो देख रहा है कि यार ये जो बैग लेके घूम रही है, या ये जो पेरिस में जो कॉफ़ी पी रही है, ये एक कॉफ़ी मेरे पूरे महीने का राशन है। ये जो एक बैग है, ये मेरी पूरे ख़ानदान अगर 100 साल मेहनत करें, वो इस बैग को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अब देखिए, हमारे यहाँ भी अक्सर ये एक गलत फहमी रहती है, और ये गलत फहमी है कि अगर आप कहें कि यार आपने इस इशू पे बात ही नहीं करनी, अक्सर होता है कि यार हम कई चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते या पूरी तरह नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ हद तक आपको रिस्पॉन्सिबल होना होता है, इसमें कोई, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मसले को गायब करने से मसला हल नहीं होता। ठीक है ना, वो जैसे कहते हैं ना, वो बड़ी पुरानी है ना कि यार कचरा साफ करके ना बस आप कालीन के नीचे रहो, इवेंचुअली उसने वहाँ से निकलना है। मोदी हुकूमत ये नहीं समझ रही कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बरक्स इन बच्चों की जो तहरीक है वो बहुत पुरअमन है जी, ये नहीं समझ अब रही तक। हाँ। शाहजेब, ये जो तस्वीरें भी हमने देखी, उसमें हमें साफ नजर आया कि निहत्ते नौजवान खड़े हुए हैं, पुलिस उनको डंडे मार रही है, वो रिटेलिएट नहीं कर रहे, उनके पास जवाब डंडे नहीं हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान दूसरे का मिरर है, हम कितना भी एक दूसरे गालियाँ दे दें, धमकियाँ दे दें, हमारे यहाँ जो रवैया है उन लोगों के साथ डील करने का जो अपने हुकूक के लिए पुरअमन तौर पे सामने आते हैं, हम यही देखते आए हैं कि वो डंडा धमकी, उनको वहाँ पे वो क्या कह रहे थे कि आप एंटीशन हो। हमारे यहाँ क्या इस्तेलाह आती है, कोई थोड़ा निकलता है हुकूक के लिए, कहते हैं जी एंटी स्टेट हो, इनको कलअदम कर दो, इनको बंद कर दो। इस वक्त हमारे यहाँ पूरे मुल्क में बहुत सारी मिसालें हैं। सो भारत तो अपने आप को कहता है कि मैं जमहूरियत का चैंपियन हूँ, हमारे यहाँ तो चले कभी मार्शल लॉ, कभी हाइब्रिड, कभी कुछ, लेकिन वहाँ पे जब ये हो रहा है तो इट स्पीक्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ। जो आपने सुना, वो बीजेपी के वालों के बच्चे भी जो हैं वो सड़क में निकल आए हैं। और दूसरी एक चीज़ जो सिर्फ मार्क करनी चाहिए कि जब भी इस तरह की अवामी तहरीकें चलती हैं, इसमें
पॉलिटिक्स या अपोजिशन का भी रोल नहीं है, ये ऑर्गेनिक होता है, फ्रस्ट्रेशन बॉयल ओवर करती है जिस तरह जरार ने कहा, और फिर हम ये मनाजिर देखते हैं। बिल्कुल। सो और बस इसमें बहुत ही निशानियां हैं हुक्मरानों के लिए, बॉर्डर के इस पार और उस पार। बिल्कुल। आखिरी बस सबक ये है कि कभी किसी को इतना मारो कि उसका डर ही खत्म हो जाए। और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी मुल्क की हुकूमत हो जनूबी एशिया में, जो जितना पुरअमन है वो उतना ही पीटा जा रहा है। हाँ। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और कल रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 शिकस्त देकर ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीत लिया है, बल्कि करोड़ों, दुनिया भर करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया, ईरान में, मैड्रिड में, फ़लस्तीन में। इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने से पहले, या स्पेन के स्टार प्लेयर, मेरी नज़र में जो स्टार प्लेयर हैं, लमीन यमाल या मैन ऑफ द मैच फरान टोरेस से बात करने से के बारे में बात करने से पहले उस बंदे की बात करते हैं जो समझते हैं कि वो हर मैच का मैन ऑफ द मैच है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, जैसे ही स्पेन की टीम पोडियम पर पहुंची और वो तैयार हो रहे थे कि उनको ट्रॉफी मिलने वाली है, तो उनको ये नहीं पता लगा कि ट्रॉफी के साथ ट्रंप भी आ रहा है। अच्छा, ट्रंप के साथ काफ़ी बुरा हुआ है इस टूर्नामेंट में, इस लिहाज से कि जब वो आने लगे पोडियम के सामने, तो पूरी क्राउड में सिर्फ आपको बूइंग की ही आवाज़ आई, पूरे क्राउड में। आपको अभी आवाज़ भी इसकी आ रही होगी। और फिर जब वो वहाँ पहुँचे, तो आप देखें जब वो स्टेज पर पहुँचते हैं तो एकदम वो सामने आने की कोशिश करते हैं कि यार मैं भी किसी तरह इस तस्वीर में शामिल होता हूँ। और जो स्पेन के जो कैप्टन है वो उसको आराम से थोड़ा सा साइड पर कर रहे होते हैं कि यार नहीं, बस बहुत हो गया, अब आप थोड़ा सा आप आगे निकल जाओ। और ये आप पीछे देख रहे हो वो जो हाथ हिला रहा है, ये ट्रम्पियन अंदाज में वो उसका जो डांस होता है ये वो कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, ना सिर्फ ये, फिर उसने कहा कि चलो खैर है, मैं कोने में आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो इन्फेंटिनो, जो आपको पता है इसका नंबर 1 चमचा है, इसके बॉक्स में बैठा हुआ था, वो भी उसे कहता है कि सर अल्लाह के वास्ते थोड़ा ना साइड पकड़ लें, ऐसे होता नहीं है। और ज़ाहिर है कि कमेंटेटर्स को भी ये बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर, अब उस बेचारे को पता नहीं था कि उसका माइक कौन है। तो ज़रा सुनिए उसने क्या कहा इसके बारे में। In 2026, the champions of the world are Spain. Is now, so they can edit him out of that. कह रहा है लाइक ओह आई सॉ दैट, पक्का इसको तस्वीर में से एडिट आउट। लेकिन स्पेन में जितने भी अखबार हैं सबने काट दिया तस्वीर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा ही हुआ है, उसको एडिट आउट ही किया। अगर आप तस्वीर देखें जो बैंड में आई है, इसमें ना ट्रंप आपको नजर आएगा, ना आपको इन्फेंटिनो इसमें नजर आएगा कि भाई हमारा फोकस है। अच्छा, ट्रंप सोच भी क्या रहा था? पिछले 6 महीनों से ये दिन रात स्पेन को गालियां दे रहा है, और फिर तस्वीर में कहते हैं कि यार मेरे भी फोटो ऑप करें। ये तो वो वाला फुफा हो गया ना, जो मतलब आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, लेकिन पहले कि मुझे शादी में नहीं बुलाया आपने। अजीब बात है, पता नहीं क्यों नहीं बुलाते ऐसे लोगों को। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेन की तरफ से उसको एक कोल्ड शोल्डर मिला हो। कुछ अर्जेंटीनियन प्लेयर्स भी थे, जैसे कि क्रिस्टियन रोमेरो। अगर आप इनकी फुटेज देखें तो जब ट्रंप आते हैं उनके पास उनके हाथ मिलाने, तो वो यार बंदा साइड आगे निकल जाता है, हाथ मिलाता ही नहीं है, उसका हाथ सामने ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि यार अगर अर्जेंटीना की हुकूमत प्रो इजराइल है तो सारे ही ट्रंप के चमचे होंगे, सारे ही नेतन्याहू के चमचे होंगे। ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहना मेरा ख्याल है कि दुरुस्त होगा कि दुनिया में जो अक्सरियत है लोगों की, वो इस वक्त स्पेन के साथ थे और अर्जेंटीना के खिलाफ थे। और इसकी बुनियादी वजह है इजराइल और गजा। अब हम जानते हैं कि स्पेन का स्टांस क्या रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि अर्जेंटीना की हुकूमत का इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में क्या मौक़िफ़ रहा है। हावियर मिले जो हैं अर्जेंटीना के सदर, वो चिड़ी बड़ी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं नेतन्याहू के, हर दफ़ा साथ स्पीचेस दे रहे होते हैं। हावियर मिले ने तो इनफैक्ट कन्वर्ट किया था जुडाइज़म का। और इस मैच से पहले जो अर्जेंटीना के सफ़ीर हैं रैबाई शिमोन वाहनिश, वो बाकायदा मिले भी थे नेतन्याहू से, उसको एक फुटबॉल और शर्ट भी तोहफे में दी थी। और नेतन्याहू ने कहा था कि सर आपकी जीत हमारी ही जीत होगी। लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। चुनाचे आप देखेंगे कि जहां भी स्पेन का झंडा लहराया जा रहा है दुनिया भर में, अक्सर एटलीस्ट 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप देखेंगे कि उसके साथ
फ़लस्तीन का झंडा भी है। और जहाँ तक अर्जेंटीनियन सपोर्टर्स की बात है, इसकी अभी नहीं, हाँ यही तो यहाँ इस वीडियो में एक हैं रैबाई शमूली, जो बहुत ही बदबूदार किस्म के ज़ायनिस्ट हैं, अमेरिकन है, और वो एक अर्जेंटीनियन रैली में घुसा और उसने कहा, कहने लगा कि यार मुझे बताओ तुम इज़राइल से कितना प्यार करते हो। उसने कहा कि हम तुम्हारे से नफरत करते हैं, फ्री पैलेस्टाइन। अब जाहिर है कि ये एक सेक्शन है अर्जेंटीनियन फैंस का, यकीनन कुछ और होंगे जिनके मुख्तलिफ व्यूज़ और वैल्यूज़ हैं, और कुछ लोग तो हैं जो किसी भी हाल में खुश रह सकते हैं। बंदे को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ये वीडियो दिखाएं कि बंदा बैठा हुआ है वहाँ पर, देखो अर्जेंटीना की जर्सी पहनी हुई है, कितना अफसोस है बेचारे को, रोना आ रहा है, लेकिन एकदम पूरा माहौल तब्दील हो जाता है और उसके नीचे उसने स्पेन की शर्ट। तो हम तो आदि हैं फ्लोर क्रॉसिंग देखने। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए बंदे को, ऐसा ही होना चाहिए कि एक मतलब क्या कहते हैं, हंट विद द हेयर्स एंड रन विद द हेयर्स एंड हंट विद द हाउंड्स। पार्टी बदल ली उसने। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही है यार। कभी कभी लोटे होने के भी फ़ायदे होते हैं लाइफ में। एनीवे, जहाँ तक गज़ा की बात है तो गज़ा में भरपूर जश्न मनाया गया। अगर हम बैत सलाम की वीडियोस देखें, ये है बैत सलाम, हर जगह आप देख सकते हैं कि स्पेन के झंडे ही लहराए जा रहे हैं। और अगेन क्योंकि ये गज़ा है और आपको पता है कि इसमें किस किस्म की तबाही और बर्बादी हमने देखी गई है, तो एक स्पेन और वर्सेस अर्जेंटीना का मैच गज़ा में भी हुआ उन स्पोर्ट्समैन के साथ जिनकी टांगें इजरायली बमबारी और इजरायली फायरिंग में ज़ाया हो गई हैं, एम्प्यूटेट हो गई हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि गज़ा में अर्जेंटीना या लायनेल मेसी को बुरा समझा जाता है, हर केस नहीं। आप देखें तो गज़ा में ये लोग निकले हैं, ये देखें इसके पास अर्जेंटीना का झंडा है, रोलर स्केटिंग कर रहा है, और इसके पास फ़लस्तीन का झंडा भी है। इसी बंदे के पास आप एक और वीडियो भी देखेंगे तो उसके हाथ में स्पेन का झंडा है और फ़लस्तीन का झंडा है। इनके लिए स्पोर्ट्स इज़ स्पोर्ट्स। और अगेन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये फ़लस्तीन है, तो जैसे ही वर्ल्ड कप का किक ऑफ हो रहा था तो इज़राइल ने हस्बे मामूल बमबारी में एक 17 साल की उम्र के फ़लस्तीनी फुटबॉलर को कत्ल कर दिया, और उसकी मौत उस वक्त हुई, लेकिन उसको कोई तकरीबन एक हफ्ते पहले गोली मार दी गई थी और अब वो ही सकम टू हिज इंजरीज। अच्छा, अब मैंने बात की थी जो स्पेन का जो नया स्टार प्लेयर है जी, पाकिस्तान में हम जानते हैं कि हमारे सियालकोट में जो फुटबॉल बनते हैं वही वहाँ पे खेले जाते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पैशनेट गढ़ है वो कराची का इलाका लियारी है। वहाँ से कोई खबर आई कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है किसको सपोर्ट कर रहे थे? अर्जेंटीना, मेरा ख्याल है अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे। हिस्टोरिकली तो मेरा ख्याल है लियारी ने अर्जेंटीना को ही सपोर्ट किया, ब्राजील को पहले, ब्राजील को हमेशा। हाँ, अगर ब्राजील होता है इस मैच में तो फिर तो वो 100% ब्राजील के साथ थे ना। अच्छा, हेरिटेज भी एक ही है, लेकिन अगेन वो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देख रहे, और इनका भी जो ज़ायनिस्ट ट्रेंड है वो कौन सा कोई दिहाइयों पुराना तो नहीं है ना यार, इट इज मोर और लेस रीसेंट। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी लोगों में ये जो आप जिक्र कर रहे थे, जो स्टार हैं इनके स्पेन के लमीन यमाल जी, वो उस पे बहुत जो है वो नोटिस कर रहे हैं। उनकी स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है, जो आप थोड़ा बताइएगा। मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि पूछा गया कि भाई 18 साल की उम्र में इतना प्रेशर कैसे झेल लेते हो? उसने कहा प्रेशर की बात करते हैं तो मैं अपनी माँ को बताता हूँ कि उन्होंने 16 साल की उम्र में मुझे जन्म दिया, ये होता है प्रेशर। मैं अपने बाप का बताता हूँ जो टीनेजर था और इधर उधर से सड़कों से माल जमा करके घर पे खाना लाता था, ये होता है प्रेशर। मेरा क्या है, मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ। तो ये मतलब एक टीनेजर के लिए इतना विजडम, I think he is going to be a focus in the coming years. And thank you, आपने ये बात बता दी, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा आगे ले जाना चाह रहा हूँ। I mean, अगर यमाल को देखें ना यार, तो अगर थोड़ी सी इसमें पर्सनालिटी बंदे की नज़र आती है। ये देखें, जब उनको फुल टाइम की बात हो रही है, हाफ टाइम नहीं, फुल टाइम। अच्छा, पीछे फुल फटा चल रहा है अर्जेंटीनियन और स्पेन की टीम के बीच, और ये वहाँ पर ना घुटनों बल सिर्फ दुआ मांग रहा है, अल्लाह का शुक्र कर रहा है। अच्छा, अब इसका जो नाम है, इसका जो पूरा नाम है वो है लमीन यमाल नसरूई एबाना। ओके, वो क्यों? इनके जो वालिद साहब हैं मुनीर नसरूई, वो उनका ताल्लुक मोरक्को से है, और उनकी जो वालदा है शीला एबाना, वो इक्वेटोरियल गिनी से आई हैं, राइट। तो इनके नाम में लमीन और यमाल कहाँ से आता है, ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। तो अगेन, जैसे वो शाहजेब आप बता रहे थे ना कि जब ये मतलब स्लम्स में रहते थे, इंतहाई गरीब थे,
तो इसके पैदा होने से पहले इनके वालिदैन के पास ना किराया देने का पैसा नहीं था, खाने का पैसा नहीं था। तो इनके दो पड़ोसी थे, एक का नाम लमीन था और एक का नाम यमाल था। दोनों शायद या तो अरबी थे या यकीनन मुसलमान थे। तो जब उन्होंने कहा कि यार हम संभाल लेंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने कहा कि यार मैं आपके पैसे तो शायद वापस ना कर सकूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे वादा करूंगा कि मेरा बेटा आपके नाम को मतलब रोशन करेगा। तो एक का नाम था लमीन, अरबी का लफ्ज़ अमीन से ईमानदार, वहाँ से ये निकलता है, और यमाल मतलब जमाल, हुस्न, खूबसूरती। तो इसके नाम में ये शामिल हो गए। तो लमीन की भी अगर आप सिंपथीज़ देखें तो वो फ़लस्तीन के साथ ही हैं। इसी साल जब वो मेरे ख्याल है बार्सिलोना का ला लीगा का टूर्नामेंट हो रहा था, तो ये निकले हैं रोड पर, ये सामने खड़े हुए हैं, फ़लस्तीन का झंडा इनके हाथ में है। अच्छा, फैमिली वैल्यूज़ भी बड़ी खूबसूरत है। इनके जो छोटे भाई है, केन नाम है उसका शायद, ये देखें वर्ल्ड कप, इसके वर्ल्ड कप के साथ पोज कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो फील्ड पर भी दौड़ के आ गए अपने भाई की तलाश में। ये देखो, वाह, ये देखो, और उसके जाके उसके गले लगता है। यार सोचो, इसके लिए अपने भाई से ज़्यादा बड़ा हीरो दुनिया में कोई हो सकता है? एंड अगेन ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, पूरा करियर इनके सामने है, जैसे कि हमारा पूरा करियर उसने हमारे स्पेन पीछे को है। वर्ल्ड कप दिलवा दिया। स्पेन 19 साल की उम्र में, यार सोचो। Anyway, आज वाकई एक अच्छे नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे होता है यार, इसलिए मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। कल की कोई गारंटी नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।